52 बात करता है टीसीएस की। टीसीएस का पूरा होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है। और जो टीसीएस का रेट होता है वो आईजीएसटी के होता है 1%। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए क्या हो गया 0.5%। अब इसमें बेसिकली समझें तो एक सेकंड इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, तो सप्लायर है, तो सप्लायर जो गुड्स और सर्विसेज है ना वो ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहा है। वो ई कॉमर्स के थ्रू अपने रिसिप्टेंट या कस्टमर को भेज रहा है सामान। और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको मैंडेटरीली रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, क्योंकि वही वो हमारा टीसीएस काटेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस काटता है और जाके गवर्नमेंट को पे कर देता है। अब हमने गुड्स भेजे, समझ लो यहाँ पे हम गुड्स भेज रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, और गुड्स की जो वैल्यू है वो है 1,00,000। उस पर जो जीएसटी है वो है 10% का, मतलब 10,000। तो हमारी टोटल कंसिड्रेशन अमाउंट हो गई 1,10,000। ठीक है। अब टीसीएस निकालना है, वही सेम टीडीएस जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगेगा, उसमें जीएसटी का कंपोनेंट ऐड नहीं हुआ होता। टीडीएस में हमने पढ़ा था कि वो रिसिप्टेंट काटता है, रिसिप्टेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसमें हम एक बंदे के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पे सामान भेज रहे हैं अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ही मतलब बेसिकली वो हमारा टीसीएस काट के गवर्नमेंट को दे देगा। अब इसने हमें जो अमाउंट दिया ना, जो हमें वापस अमाउंट मिलेगा, पहले यहाँ पे कंसिडरेशन तो 1,10,000 की थी। अब इसमें से हमें जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 1,10,000 माइनस जितना इसने टीडीएस डिडक्ट किया है, और माइनस जो भी इसकी कमीशन थी। कमीशन भी तो काटता है ना ये, तो उसके कमीशन को भी माइनस करके। अब इसे अलग से पढ़ें। इस उसमें अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई है 1,00,000। उसके बाद जीएसटी है हमारा 10,000। अब जीएसटी में से कटेगा बेसिकली 1,000, और उसके बाद कमीशन कट जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। तो टोटल अमाउंट हमें जो भी मिलेगा वो बेसिकली होगा 107, 1,07,000। ठीक है, ये हमें टोटल अमाउंट मिलेगा। उसके बाद वही जीएसटी में से टीसीएस कटेगा। ठीक है, और जो बचा हुआ 9,000 होगा वो हमें सप्लायर को जाके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सप्लायर जो है उसे वही क्रेडिट मिलेगा टीसीएस का, जो 1,000 का टीसीएस कटा है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो होगा। ये सेम टीडीएस वाला है। और सप्लायर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, ये चैप्टर चार्ज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कुछ सप्लाईज होती हैं, 4 सप्लाईज होती हैं बेसिकली। तो उस पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो पे टैक्स टू गवर्नमेंट एज एन आरसीएम। उसमें पूरा टैक्स जो ये 90,000 है ना, सॉरी जो ये 10,000 था, जो हमें यहाँ पे टैक्स मिला था ना, ये 10,000 का टैक्स, तो ये सीधा गवर्नमेंट को जाके ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे कर देता है आरसीएम सप्लायर के अंदर। इसमें सप्लायर को ये 9,000 की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी इस केस में। सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ इस केस में ये पूरा 10,000 का टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके पे करेगा। टीसीएस बेसिकली पार्ट ऑफ टैक्स होता है, यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपये काट के गवर्नमेंट को दे रहा है। उस केस में पूरे 10,000 ये उसे वापस जो पैसे देगा ना, यहाँ पे उसको जो अमाउंट मिलेगा वो हम कह सकते हैं कि उसे 98,000 मिलेगा सप्लायर को। सप्लायर पे सिर्फ 98,000 जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का, और कमीशन जितनी माइनस हुई उतना। जो ये जीएसटी का जो भी पूरा कंपोनेंट पार्ट है उसमें से टीसीएस तो माइनस होगा नहीं, तो पूरा का पूरा जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर गवर्नमेंट को जाके पे कर देगा। अब टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? वही ई कॉमर्स का ऑपरेटर कलेक्ट करता है। रेट ऑफ टीसीएस क्या होता है? आईजीएसटी पे 1% होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए ऑब्वियसली 0.5% हो गया। तो अमाउंट फॉर टीसीएस कैसे निकलता है? अब टीसीएस का अमाउंट निकलता है कि एग्रीगेट सेल्स माइनस कोई सेल्स रिटर्न, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से बेसिकली हमारी सेल्स रिटर्न माइनस करनी है। सेल्स रिटर्न हमने माइनस कर दी, ये सेल्स है बेसिकली, और उसमें से हमने सेल्स रिटर्न माइनस कर दी। क्रेडिट नोट, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्रेडिट नोट होता है ये, उससे हमारी सेल्स कम हो जाती हैं, और जो हमारा आईटीसी होता है उसको हम रिवर्स करना पड़ जाता है फिर। ठीक है, फिर जो नेट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई आई उस पर हम टीसीएस काटते हैं।
इसमें TDS में हमने पढ़ा था ना कि वो लिमिट थी 2,50,000 की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की ऐसी TCS में कोई लिमिट नहीं है। ये लिमिट सिर्फ TCS के लिए है, TDS के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एक और पॉइंट हो गया। उसके बाद नेट एग्रीगेट सप्लाई 4, हाँ इसमें 4 केसेस होंगे जहाँ पे टैक्स जो है वो भी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ही होगा अंडर RCM। ठीक है, वो अलग से मतलब पढ़ा दूंगा अभी। उसके बाद TCS जो है नेक्स्ट उसे इंटू करी उसको फिर एक्सक्लूडिंग उसमें GST कंपोनेंट ऐड नहीं होना चाहिए। और इसमें कोई बेसिक लिमिट नहीं है TDS वाली, जैसे 2,50,000 से ऊपर वैल्यू होनी चाहिए। मैंने बताया था कि 2,50,000 भी है तो भी TDS नहीं लगता, अगर 2.5 इक्वल्स टू एग्जैक्ट है पूरी 2.5 उसकी है तो भी TDS नहीं लगेगा। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, TCS हमेशा लगेगा, चाहे तुमने 10,000 की भी सेल करी हो तब भी लगेगा, चाहे तुमने 10 लाख की करी हो तब भी लगेगा, चाहे तुमने 2.5 लाख की करी हो तब भी लगेगा। ठीक है, एक और पॉइंट हो गया ये। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग डेट क्या होती है। अब इसकी पहले GSTR होती है 8, उसकी 7 थी, इसमें 8 है, वही सेम 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब पेमेंट कब देनी है TCS की गवर्नमेंट को, कब तक देनी है, सेम 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसे मैंडेटरीली फाइल करनी पड़ेगी अपनी एनुअल रिटर्न का क्या होता है GSTR 9, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं GSTR 9 की। तो उसे GSTR 9 मैंडेटरी बेसिस पे फाइल करनी पड़ेगी। और उसकी ड्यू डेट कब होती है, जब वो फाइल होती है उसकी ड्यू डेट होती है 30 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे हमने बहुत बार पढ़ा है ना बहुत जगह पे कि 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे है 30 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 30 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हमें अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, उसके हम पढ़ते हैं कि एक डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, हमने 86 या ITC में पढ़ा था कि असिस्टेंट कमिश्नर इशू करता है नोटिस, पर यहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर नोटिस इशू कर रहा है किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को। अब ये नोटिस इशू इसलिए कर रहा है कि वो उससे पूछ रहा है आस्किंग टू फर्निश डिटेल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ GST, कितना हमने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया है और कितनी हम पे स्टॉक अभी भी लाइंग है वेयर हाउस में, कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद जो ऑपरेटर है ये यहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर ने उसे नोटिस भेजा है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑपरेटर है ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो उसे फर्निश करनी पड़ेगी ये सारी इन्फॉर्मेशन विद इन 15 डेज। उसे बताना पड़ेगा कि कितनी वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैंने सप्लाई किया और कितनी मेरे पे स्टॉक पेंडिंग है। अगर बाय चांस ऑपरेटर फेल्स टू कंप्लाई विद दिस प्रोविजन 80, अच्छा नहीं इसकी 86 से नहीं है, वो अलग है। अच्छा ये सिमिलर है 88C QRMP के, उसमें भी ऐसा कुछ सेम सीन आया था तो उससे हम जाके वापस रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा हाँ सॉरी, ये अगर उसने फेल कर दिया तो वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 122 और उसे पेनल्टी देनी पड़ सकती है 25,000 की, एज इट इज़ याद कर रट्टा मारने वाली चीज़ है। उसके बाद केसेस नो TCS इज रिक्वायर्ड, वही नोटिफाइड सर्विस में TCS रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि वो सारा का सारा टैक्स खुद जाके ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद जाके गवर्नमेंट को पे करता है, इसलिए TCS काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम सप्लाई पे TCS नहीं कटेगा। और सप्लायर रिसिप्टेंट, अच्छा RCM सप्लाइज पे भी TDS नहीं कट TCS नहीं कटेगा। अगर हम कोई भी RCM सप्लाई कर रहे हैं उस पर TCS नहीं कटता। अगर हम कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपनी ही वेबसाइट के थ्रू तो उस पर GST तो लगेगा बट उस पर TCS नहीं लगेगा। मैंने क्या बताया था, सप्लायर है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कस्टमर को माल बेच रहा है ना। यहाँ पे हम सप्लायर हैं, हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपनी ही वेबसाइट से, तो बेसिकली सप्लायर ही डायरेक्टली ही तो बेच रहा है, उसका मोड अलग है। अब एक है फिजिकल मोड कि मैंने फिजिकल वो मेरी दुकान पे आया मैंने उसे सामान बेच दिया, एक है इलेक्ट्रिक मोड कि वो मेरी ऑनलाइन साइट पे गया मैंने उसे तब सामान बेच दिया। तो भेज तो ये अपने आप ही रहा है ना, इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर कहाँ है। ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे अमेज़ॉन हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया,
इसमें हमारी साइट थोड़ी है, इसमें किसी और की साइट हम लैंड करके अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी ही साइट से अपना ही माल बेच रहे हैं तो उस पर जीएसटी तो लगता है, बट टीसीएस नहीं लगेगा। टीसीएस तब ये लगता है जब ई कॉमर्स ऑपरेटर बीच में होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखे तो कि उस एक वेंडर है, उसने गुड्स परचेज कर लिए बट वो भेज अपनी साइड से रहा है, तो उसमें आउटवर्ड सप्लाई की कस्टमर को जो सप्लायर है उसे इसका टीसीएस में मिल गया। वेंडर है, उसने सप्लायर को माल बेचा और वेंडर को टी आईटीसी वो हो गया। ट्रांजेक्शन 1 क्या है? परचेज ऑफ गुड्स। हमने गुड्स परचेज किए किसी वेंडर से, हम इसका पीओवी देख रहे हैं, सप्लायर का पीओवी देख रहे हैं। हमने माल पहले परचेज किया, हमने पहले वेंडर से माल किया है परचेज, पीओवी इसका देख रहे हैं। पहले वापस से स्टार्ट करता हूँ, हम इसका पीओवी देख रहे हैं। हमने पहले वेंडर है उससे माल परचेज किया, ठीक है, हमने उस पर जीएसटी और वैल्यू उस पर किया होगा, ये इन्वर्ट सप्लाई इसलिए इस पर आईटीसी लग जाएगा। ठीक है, आईटीसी हमें इसका अवेलेबल हो जाएगा। अब हमने करी इसकी आउटवर्ड सप्लाई और हमने इसकी भेजी ओन वेबसाइट से। हमने जो आउटवर्ड सप्लाई करी है ना वो हमारी हुई है ओन वेबसाइट से। हमने इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं आया है, ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई और जना, ठीक है, किसी और की वेबसाइट तुम यूज़ कर रहे हो उससे माल बेच रहे हो। इसमें हमने चाहे हमारे गुड्स अपने नहीं थे, यहाँ ऊपर वाले केस में हमने पढ़ा हम अपने गुड्स बेच रहे हैं अपनी ही वेबसाइट से, ठीक है, पर यहाँ पे ये सीन है कि हमने गुड्स जो थे वो परचेज किए बट हम उसे स्टिल बेच अपनी ही वेबसाइट से रहे हैं। तो जब तक अपनी वेबसाइट है ना, तो यहाँ पे लिख देता ओन वेबसाइट, ओन वेबसाइट, जब तक अपनी वेबसाइट है तब तक टीसीएस नहीं लगता। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, कोई अनजान वेबसाइट है, मतलब अनजान ऐसे अनजान नहीं, उस पर कस्टमर ही क्यों आएगा तुम्हारे पास? अगर बिल्कुल अनजान हो गया, अनजान ऐसे जिससे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, उस पर टीसीएस लगता है। अब बेसिकली ये थोड़ा खिचड़ पिचड़